तो हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग। ऐसा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा कूलाम्स लॉ के बारे में। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी जो 2 वीडियोस आई हैं उसमें से पहली वीडियो जो हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था यानी अबाउट चार्जेस पढ़ा, और जो हमारा सेकेंड वीडियो है उस वीडियो को हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। आज हमारी ये 3rd वीडियो फर्स्ट चैप्टर की, और फर्स्ट चैप्टर जैसा कि नाम क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये फिजिक्स फर्स्ट क्लास 12th का पहला चैप्टर है और इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा आज हम लोग अपनी बातें ज़्यादा नहीं करेंगे और सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक जो है कूलाम का नियम है। देखिए सबको पता होता है कूलाम का नियम क्यों जरूरी था, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि चार्जेस हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमें ये भी पता है कि लाइक चार्जेस मतलब क्या होता है, समान आवेश रिपल टू ईच अदर, यानी कि जो हमारे सजातीय आवेश होते हैं, समान आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। लेकिन अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब अगर 2 चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज रखा है, या पहला पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में 100% कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा। भाई पॉजिटिव है, रिपल्सन लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो तो क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के बारे में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑगस्टाइन डी कूलाम। उनका जो पूरा नाम था वो मेरे बच्चे क्या था, ऑगस्टाइन डी कूलाम। तो ऑगस्टाइन डी कूलाम ने 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के बारे में एक लॉ दिया, एक नियम दिया, जिसको हम लोग फिजिक्स की दुनिया में क्या जानते थे, कूलाम्स लॉ जानते थे। देखिए कूलाम्स लॉ क्या था, तो मैंने अभी भी बताया कि हमारे कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये हमारे एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे या फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री भी कह सकते हैं। फ्रांसीसी का मतलब ये हो गया कि फ्रांस के रहने वाले थे। अब अगर हमारा भारतीय होता तो भारतीय इंडियन होता, इंडियन होता इंडिया का होते तो इंडियन होता, चीन के होते तो चाइना का होता है। ऐसे ही फ्रांस के रहने वाले थे। इनका नाम क्या था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, इनका नाम क्या था, फुल नाम मेरे बाबू क्या था, ऑगस्टाइन डी कूलाम। ठीक है, क्या नाम था इनका, ऑगस्टाइन डी कूलाम। तो ऑगस्टाइन डी कूलाम में इन 1785 मतलब कि 1785 में, आपको समझना है 1785 में, यानी कूलाम्स लॉ हमारा कब आया, 1785 में। 1785 में इन्होंने एक बात बताई किसके बारे में, कि जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच में हमें पता है, श्योर है कि रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होता है, और इसी फोर्स के बारे में क्या किया था, ऑगस्टाइन डी कूलाम ने एक लॉ दिया जिसका नाम था कूलाम का नियम। या दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और हमारे पास कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर इसके बाद कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें पता है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपने आप को आकर्षित करते हैं। तो इसके बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स के बारे में कूलाम ने क्या किया, एक नियम दिया जिससे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं खुल के कूलाम के नियम के बारे में। तो बाबू देखो क्या होता है कूलाम का नियम, समझिएगा। देखिए जैसे हमारे पास 2 स्थिर आवेश है, 2 स्थिर आवेश का मतलब होता है 2 स्टेशनरी चार्ज है। अब स्टेशनरी चार्ज है, लेटर कंसाइडर कर लेते हैं कि हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर एक अपने पास चार्ज है जिसकी वैल्यू क्या है, Q1 है, और इसी से r डिस्टेंस पर बाबू, एक r डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज जो है वो क्या है, Q2। हमको ये नहीं पता है कि दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या नेगेटिव है, कुछ भी है, यानी कि 2 चार्जेस हैं। अब 2 भी हो सकते हैं, तो 2 चार्जेस में पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह चलता रहेगा। लेकिन अब हमें पता है कि 100% भाई कोई ना कोई चार्ज है बाबू, तो इनके बीच में कोई ना कोई 100% फोर्स अप्लाई होगा। भाई दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपल करेंगे, अनलाइक चार्जेस है तो क्या करेंगे बेटा, अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर ऑगस्टाइन डी कूलाम ने बताया कि ये जो फोर्स होता है, जैसे 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कह सकते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ठीक है बाबू, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मतलब हम ये कह सकते हैं कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार मेरे भाई मेरे दोस्त, कूलाम के नियम अनुसार क्या बताया कि यहाँ जो फोर्स होता है, यहाँ जो F है आपका, दोनों चार्जेस के बीच में जो अप्लाइड फोर्स है यानी लगने वाला जो बल है, F जो है बाबू, वो क्या करता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस के आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुपाती होता है। यानी दोनों चार्जेस की जो मात्राएं हैं, जो उनका मैग्नीट्यूड है, उनके प्रोपोर्शनल होता है। वो भी प्रोपोर्शनल का मतलब कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी ये हमारी क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट बन गए। अब दूसरी बात उन्होंने नोटिस की, जो F था, जो हमारा फोर्स था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस थी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाती, सेकंड इक्वेशन। तो फिर से समझते हैं कूलॉम्स लॉ क्या था बेटा। कूलॉम्स लॉ में बताया कि दो चार्जेस होते हैं Q1 और Q2, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, R होती है, और उनके बीच में 100% कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होता है। तो ये जो फोर्स होता है ये इन दोनों चार्जेस के जो प्रोडक्ट है इन पर क्या होता है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है। और दूसरी बात, जो इनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बाबू यहाँ से हमारे पास क्या हो गए मेरे बच्चे कि यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, यानी हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, यानी यहीं से हम लिख सकते हैं कि बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक साथ हम लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R²। आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी फिजिक्स की दुनिया में कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगा होता है, जैसे इसको हम लोग हटाते हैं तो वहाँ पर एक क्या निकल के आता है, एक कांस्टेंट K, और K इक्वल टू क्या हो जाता है, Q1 Q2 अपॉन में R²। तो कूलॉम्स लॉ जो था वो क्या था, F इज प्रोपोर्शनल या F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाता है, R², और इसकी वैल्यू क्या होती है बाबू, न्यूटन होती है। क्लियर हुई बात। हमने क्या निकाला बेटा यहाँ से, F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन में R²। देखिए कूलॉम्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट कूलॉम्स लॉ है। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना, जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। अब यहाँ पर बेटा ये समझते हैं जो K है, तो वेयर K बाबू हम लोग समझेंगे, वेयर K मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, यहाँ पर K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं CONTAN, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पूरा नाम है स्थिर वैद्युतिकी, क्या नाम है, स्थिर वैद्युतिकी नियतांक कहते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युतिक नियतांक होता है इसका नाम। यानी K क्या है, हमसे कोई पूछे भैया आप K क्या बताएंगे, तो क्या बताएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी नियतांक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज़ और समझना है कि स्थिर वैद्युतिकी नियतांक यानी K की वैल्यू। तो आप ये जो K की वैल्यू है, ये माध्यम, ये जो दोनों चार्जेस हैं, इन चार्जेस के बीच में जैसा मीडियम है, यानी कि मीडियम पर डिपेंड करता है किसकी वैल्यू, K की वैल्यू। ये हमसे अक्सर पूछा जाता है कि K की वैल्यू दोनों चार्जेस के बीच में जितना जैसा मीडियम होता है उस मीडियम पर डिपेंड करती है, उन चार्जेस पर डिपेंड करती है, फोर्स पर डिपेंड करती है, और जो आवेश उन पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो K की वैल्यू बेटा किस पर डिपेंड करती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करती है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों चार्जेस के बीच में जैसा मीडियम हो, यानी नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं आगे इसके बाद बेटा, तो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। अब हम बताएं कि इन सीजीएस में, यानी कि इस सीजीएस पद्धति में क्या होता है, K की वैल्यू क्या होती है बाबू, 1 होती। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, K की वैल्यू 1 होती। बट अगर हम लोग MKS पद्धति में देखें तो MKS सिस्टम में जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है, K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बाबू ध्यान रखना 9 × 10⁹, और यहाँ पर हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाता है, कूलम स्क्वायर। यानी याद रखना यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है वैल्यू, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। यानी अब फाइनली हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। अभी भी फोर्स की यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन। यानी कूलॉम्स लॉ का अगर हमसे कोई फार्मूला पूछे कि भैया आप बताइए कूलॉम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R², और यहाँ पर न्यूटन। अब ये एक नई बात आ गई, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, एप्सिलॉन नॉट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट। कोई इसे एप्सिलॉन 0 भी बोलता है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट बेटा होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कूलॉम्स लॉ में हमने क्या क्या सीखा कि आइंस्टाइन डी कूलॉम 1785 में एक बात बताते हैं कि दो चार्जेस होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो पहली बात हमने देखी, जो फोर्स अप्लाई होता है, चाहे वो रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो, यानी कि चाहे वो आकर्षण बल काम कर रहा हो और चाहे प्रतिकर्षण बल काम कर रहा हो, वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली दो बातें वह क्या है बाबू? तो वो पहली बात मेरे बाबू क्या है कि यहाँ पर Q1 Q2 ये चार्जेस की क्वांटिटीज हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज जो उनकी क्वांटिटीज है उनके प्रोडक्ट की कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी Q1 और Q2 की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। लेकिन जब हम लोग दूसरी बात देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या कि इनके बीच की जो डिस्टेंस के स्क्वायर की कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है जस्ट अपोजिट, उल्टा होना। यानी दो चार्जेस जितने करीब होंगे, जितने पास होंगे, जो आर की वैल्यू जितनी कम होगी फोर्स की वैल्यू उतनी कैसी होती है? ज़्यादा है। यानी अगर हम लोग आर को यहाँ कम करेंगे तो एफ की वैल्यू बढ़ेगी और अगर आर को ज़्यादा करेंगे तो एफ की वैल्यू घटेगी। कहने का मतलब ये होगा कि आर हम अगर डिक्रीज करते हैं तो एफ की वैल्यू इंक्रीज होती है और अगर आर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो एफ की वैल्यू, जैसे कि आर की वैल्यू को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। मतलब अपोजिट होंगे। अपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे को उल्टा। आर कम तो एफ ज़्यादा, आर ज़्यादा तो एफ कम हो जाता। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, देखिए एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी जाती है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी कई एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो बेटा याद रखना कि इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते क्या है? साफ साफ लिख लेते हैं। इसको नाम क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की क्या होती है? वैद्युशीलता। अगर हम लोग बेटा बात करें यहाँ पर थोड़ी सी जगह हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मेरे बाबू कि अब हम लोग बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन नॉट का मान, यानी कि कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट तो बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं WKT क्या बाबू, कि हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 9 × 10⁹ और 9 × 10⁹ इसके बाद यूनिट क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। अगर यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी बाबू, बहुत ध्यान से देखना, तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट को उधर ले चलेंगे, ये वैल्यू उधर आ जाएगी, यानी एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ और अगर जब देखा जाएगा तो यूनिट हमारी जो है उल्टा हो जाएगी, तो यहाँ पर फाइनली अपने पास हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब आप इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 1/4 इंटू 3.14 और ये 9 × 10⁹ और यहाँ पर हो जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन निकल के आएगी बाबू 8.85 इंटू 10⁻12 और यहाँ हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बाबू, याद रखना एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है यहाँ पर हम लोग राइट कर लेते हैं 8.85 इंटू 10⁻12 और यहाँ होता है कूलम स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। कई बार निर्वात की वैद्युशीलता की वैल्यू पूछी गई एग्जाम में, यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, हर बोर्ड में क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है E इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻12 होता है 8 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें एप्सिलॉन नॉट की बीमा की, तो बीमा देखो कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा हम लोग उसको रफ करेंगे। तो पहले बच्चे हम लोग देखेंगे इसकी डायमेंशन, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से Q1 Q2 अपॉन में R²। हम लोग इसी फार्मूले से, ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हो, इसी फार्मूले से एप्सिलॉन नॉट की क्या करेंगे? डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन फाइंड आउट करनी तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/, यहाँ हो जाएगा क्या? 4 पाई F और ये R² हो जाएगा, R² और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1 और ये हो जाएगा Q2। अब इन सब की डायमेंशंस को राइट करके, इन सब की बीमा को लिख करके हम लोग एप्सिलॉन नॉट की बीमा, यानी हम ये कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमा यानी डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बाबू? क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में,
और FR²। तो इनकी अगर हम डायमेंशन राइट करना स्टार्ट करें, देखिए 1/4 पाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। देखो चार्ज की, आपको याद होगा चार्ज यानी चार्ज की आवेश की जो बीमा मैंने बताई थी वो बेटा क्या बताई थी 80, और दूसरी वाली भी क्या हो जाएगी 80। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि F की जो डायमेंशन होती है यानी कि बल की जो बीमा होती है, तो F इक्वल क्या होता है MLT-2, और यहाँ पर हम L² हो जाएगी, ठीक है। तो L² या L2 कह सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा A2, और यहाँ पर बाबू क्या हो जाएगा T2, ठीक है। और हमारे पास डिवाइडेड में क्या लिखा होगा M, इसके बाद L कितना हो जाएगा L3 हो जाएगा, और T कितना हो जाएगा हमारे पास, T हो जाएगा हमारे पास -2। अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की बीमा को बहुत कायदे से लिखेंगे, अगर थोड़ा सा भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा M की पावर -1, L की पावर -3, और T हो जाएगा 4, क्योंकि T -2 जाएगा ऊपर तो प्लस का हो जाएगा T -2, और A की A2 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन निकल के बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन होती है M-1, L-3, T4 और A2 होती है। इसको याद रखना है कि देखिए इस पूरे टॉपिक में आज के जो आर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, इसे क्या कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट के बाद इसकी वैल्यू के साथ साथ इसकी डायमेंशन भी आपको याद रखनी है। और हम लोग बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन ये है, एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा वो ये है। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी। कूलॉम्स लॉ बहुत रेयर केसेस में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में अक्सर 1 या 2 नंबर पूछा जाता है, बट इतना सारा कूलॉम्स लॉ एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया, या पूछा गया हो पहले हाल ही में 2-3-4 साल के अंदर ऐसा कोई कूलॉम्स लॉ के बारे में नहीं पूछा गया। जो इंपॉर्टेंट है वो है इस पूरे आर्टिकल में आज के समय एप्सिलॉन नॉट पर आपको फोकस करना है। उसकी बीमा क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी यूनिट क्या है, इसके बाद उसका मान क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मौज करिए।